आ गया है दर्शकों के सवालों के जवाब देने का और हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत जोस्टी और मनी स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या हमारे साथ जुड़ गए हैं दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करवाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर अब शुरुआत करते हैं सवालों के सिलसिले के साथ। और क्या हमारे पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? रामाशीष जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार मैडम, मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। कहाँ से बोल रहे हैं सर, क्या करते हैं आप? मैडम मैं जम्मू से बोल रहा हूँ और मैं प्राइवेट सेक्टर में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे काम करता हूँ। ओके। यस, और अभी मैंने म्यूचुअल फंड में पिछले करीब एक म्यूचुअल फंड में ABSL फ्रंट लाइन इक्विटी फंड में मैंने पिछले 3-4 साल से इन्वेस्टमेंट 5000 की SIP मेरी चल रही है। और एक मेरा दूसरी SIP मेरी ABSL डिजिटल इंडिया में है और 5000 की, और SBI मिड एंड लार्ज कैप में 5000 की SIP है और UTI फ्लेक्स कैप में 10,000 की है। तो ये जो ABSL फ्रंट लाइन इक्विटी फंड है मैम, इसमें मैम मैंने कुछ रिडीम भी किया हुआ है अभी कोई 1-1.5 साल पहले। लेकिन जो ABSL डिजिटल और SBI लार्ज एंड मिड कैप और UTI फ्लेक्सी कैप है, ये मैंने 7-8 महीने मतलब सितंबर 2021 में चालू किया था। और मेरा टारगेट मैम कोई 6 से 7 साल में मेरे को 25 से 30 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो क्या पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने सही म्यूचुअल फंड में ये पैसा लगाया है कि नहीं, और दूसरा मेरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि क्या मैं अपने टारगेट को अचीव कर पाऊंगा कि नहीं। मुझे ये जानना है कि आप निवेश बढ़ा पाएंगे? हाँ मैम, अभी मैं निवेश कोई 10% बढ़ाने की सोच रहा हूँ, तो वो भी मेरे को साथ में गाइड करें कि मतलब इसी फंड में, इनमें से जो चारों फंड मेरा चल रहा है, इसी में से मैं किसी में लगाऊं या कोई अदर फंड लेने की जरूरत है? चलिए, बहुत जरूरी है निवेश बढ़ाना सबसे पहले तो, जैसे कि समझ में आ रहा है आपके पोर्टफोलियो को देखकर। लेकिन जहां तक फंड मिक्स की बात है, हेमंत जी क्या सलाह होगी? इनके पास मौजूदा फंड्स कितने सही हैं और कितने रिस्की हैं आपके मुताबिक? देखिए कविता, अगर हम शुरुआती अगर फंड से बात करें तो इनके पास, जैसा उन्होंने कहा कि 4 फंड है। एक लार्ज कैप फंड है, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है और एक फ्लेक्सी कैप फंड है और एक ABSL डिजिटल इंडिया फंड है जो बेसिकली टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो अगर हम ABSL डिजिटल को 1 मिनट के लिए अगर छोड़े, बाकी जो फंड्स है, मुझे लगता है जिस तरह के फंड्स आपके पास होने चाहिए, एक लार्ज कैप, एक लार्ज एंड मिड कैप और एक फ्लेक्सी कैप फंड, आई थिंक पोर्टफोलियो कंपोजिशन इनका काफी अच्छा है। अब अगर मैं ABSL डिजिटल इंडिया की बात करूं तो जैसा कि नाम से पता चलता है, ये एक सेक्टर फंड है। इसमें करीब 80% पैसा जो है वो IT सेक्टर में जाता है और कुछ पैसा थोड़ा जो है वो ऑफशोर मार्केट में भी इन्वेस्ट होता है यहाँ पे। तो इसको आप सेक्टर थीमेटिक फंड बोल सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। मुझे लगता है ये सेक्टर ऐसा है कि इसकी परफॉर्मेंस आगे भी जाके अच्छी रहेगी अगर ये इसके अटेंडेंट रिस्क को समझ सके। ये थोड़ा एग्रेसिव है ऑब्वियसली कंपेयर टू जो बाकी वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स है, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स जो है नैरो होता है। बीइंग ए सेक्टर फंड वो ज्यादा एग्रेसिव है, लेकिन इसमें रिटर्न का पोटेंशियल भी ज्यादा है क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है। जैसे उन्होंने पहले कहा था 5 साल और अभी कह रहे हैं 6-7 साल, तो 2 साल में तो खैर काफी फर्क पड़ जाता है जिस तरह का आप रिटर्न अपने पोर्टफोलियो से कमा सकते हैं। तो ये फंड के अगर अटेंडेंट रिस्क को समझें, इसको ठीक से मॉनिटर करें तो ये फंड में बने रह सकते हैं। लेकिन ये फंड, अगर एक फंड जो इनके फंड में एग्रेसिव है वो ये वाला फंड है, इस पर थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखिए। जहां तक इनका टारगेट का सवाल है, 25 लाख का इनका टारगेट है। अगर ये कह रहे हैं 6-7 साल का समय है, अपनी इन्वेस्टमेंट को ये कंटिन्यू करें तो डेफिनेटली अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। थोड़ी सी एग्रेसिव एजम्पशन करके चलनी पड़ेगी 11-12% की। पर जैसा उन्होंने पहले कहा था कि 5 साल, तो फिर वहां पे थोड़ा सा 5,000 रुपये इनको बढ़ाने पड़ते हैं। बट इनके पास अगर समय है 1 या 2 साल, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इनको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है। पर जैसा मैंने कहा, एक फंड है जिस पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए रामाशीष जी, और कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप हेमंत जी को? यस मैम, एक सवाल मेरा और था कि क्या मैं इसमें कोई स्मॉल कैप ऐड कर सकता हूँ? हेमंत जी, आने वाले वक्त में आगे चल के क्या ये ऐड कर सकते हैं?
कविता, ये वाले गोल के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए इनके पास बहुत लंबा समय नहीं है, और पहले जैसे मैंने पहले भी कहा, इनके पास एक फ्लेक्सी कैप फंड है और एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो मुझे लगता है इस तरह के टाइम होराइजन के लिए वो एक अच्छा पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया है। जैसा हम जानते हैं, इक्विटी बाय नेचर एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, उसको इतने कम समय के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी होगी कि अगर आप 6 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हो तो आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड जो है वो 3 साल का है। ऐसे में एक स्मॉल कैप फंड एटलीस्ट इस पोर्टफोलियो में तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, अगर आपके पास 10 से 15 साल का समय है, अगर किसी और गोल के लिए काम करना चाहते हो, वहां पे डेफिनेटली एक स्मॉल कैप फंड आप रख सकते हो। चलिए रामाशीष जी, जो बदलाव आपको बताए गए हैं उन पर आप अमल करें। आगे बढ़ते हैं। अली शेख साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं, क्या करते हैं, कुछ बताएं अपने बारे में। नमस्कार कविता जी। मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ, और मैं यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स मैनेजर के हैसियत से काम करता हूँ। अच्छा। आपका शो मतलब काफी 2 सालों से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट लाइक जब मनी मंत्रा जब चल रहा था तभी भी मैं देखता था। जी। और 2019 में ही मैंने इन्वेस्टमेंट की शुरू करनी चाहिए थी, और मैंने एक फाइनेंशियल प्लानर भी हायर किया था, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। तो और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द लास्ट लाइक 6 मंथ से मैं इन्वेस्ट करना शुरू किया हूँ। ऑलमोस्ट 7 फंड है, मैंने फंड्स भेजे हैं आपके पास, जी बिल्कुल, आपने भेजे मैं मंथली इन्वेस्टमेंट मैं शुरू किया हूँ। मेरा 3 गोल है इससे। 10 साल 2035 तक का मेरा इन्वेस्टमेंट जारी रहेगा, और हर साल मैं 10% के हिसाब से इंक्रीज भी करता रहूंगा। और मैंने अपने गोल को पार्ट में किया है। ऑलमोस्ट 2032 में मुझे 5 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। ऑलमोस्ट 3 करोड़ लगेंगे बच्चों के पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, और 2 करोड़ पकड़ लीजिए घर वगैरह के लिए। और रिमेनिंग जो अमाउंट होंगे वो मैं अपने लाइफ रिटायरमेंट प्लान के लिए रखना चाहता हूँ, और बच्चों की शादी के लिए रखना चाहता हूँ। तो ये बताइए कि मेरा ये फंड सिलेक्शन जो है सही है, और एलोकेशन सही है कि नहीं, और मेरा गोल प्रैक्टिकल है कि नहीं। बहुत ग्रीडी नहीं हूं मैं, ऑलमोस्ट 10-11% भी मिले तो चलेगा, लेकिन डाउन साइड प्रोटेक्शन सही होना चाहिए। ये जरूरी है मेरे लिए। बिल्कुल, आपका कंसर्न हम समझ सकते हैं। 2019 से आपने एक सलाहकार की मदद से जो पोर्टफोलियो बनाया है, क्या वो अभी बरकरार है? क्या आप उसी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आपने कुछ बदलाव किए हैं? नहीं, मैंने बदलाव किया है। उस वक्त कुछ और भी पोर्टफोलियो उन्होंने सुझाया था, और उसमें मैंने चेंज किया है कुछ। फंड मुझे थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, मतलब 7 फंड है, तो उसको कम किया जा सकता है या उसी पे रहे, ये थोड़ा सा मतलब देखना जरूरी है। चलिए, तो 10 करोड़ रुपए ओवरऑल जो लक्ष्य है आपका, अर्नब जी कैसे हासिल होगा? मौजूदा निवेश रणनीति जो इन्होंने अपना रखी है वो कैसी है? फंड्स कितने सही हैं? देखिए, उनके पास जो उनका गोल है वो 10 करोड़ का है, वो थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन एक चीज है कि इसके लिए आज की तारीख से 13 साल दूर है, यानी कि पार्ट ऑफ द गोल 10 साल दूर है और बाकी का 13 साल दूर है, यानी कि इसमें काफी लंबा समय। तो पहली चीज तो ये होती है कि जब आपके पास इतना लंबा समय हो, तब इन गोल के लिए आप प्रीडोमिनेंटली इक्विटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि जैसे आपका गोल नजदीक आए, तब आपको धीरे धीरे करके डेट में चले जाना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को डेट की तरफ मूव करना चाहिए, ताकि जिस समय पर आपका एग्जैक्ट गोल आए तब आपके पास पैसे हो उस गोल को मीट करने के लिए। लेकिन वो इस केस में दूर की बात है, क्योंकि आज की तारीख में उनको ये फोकस करना चाहिए कि मैं किस तरह से एक वेल्थ क्रिएट करूं और पोर्टफोलियो बनाऊं। इसके लिए अगर हम कैलकुलेशन करें तो उनको तकरीबन 2.7 लाख रुपीस पर मंथ का निवेश करना होगा, अगर उनको ये गोल को रीच करना है तो। और आज की तारीख में मैं ये देख रहा हूं कि वो ऑलरेडी 2.35 लाख पर मंथ निवेश कर रहे हैं, और इन्होंने ये भी कहा है कि वो रेगुलरली 10% से अपना निवेश बढ़ाते जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ अमाउंट इनको अपने गोल को रीच करने में तकलीफ नहीं होगी। दूसरी एक बात यह है कि इन्होंने कहा है कि उनको एक डाउनवर्ड प्रोटेक्शन चाहिए, और वो नहीं, उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इसमें मेरा ये कहना है कि क्योंकि ये लंबा समय का गोल है और आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बीच में आपको ये इक्विटी पोर्टफोलियो में ऐसा समय आएगा जब आपको थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपका गोल वेरी सिंपल है। आपको अपने समय पर पैसे के लिए जब आप 2-3 साल उस गोल के आगे हो, तब जब आप डेट में अमाउंट कन्वर्ट कर देंगे,
तब वो गोल सेफ हो जाएगा, इन द सेंस कि आपको जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा। अब उनके पोर्टफोलियो की तरफ हम अगर आते हैं तो उन्होंने जो मिक्सचर ऑफ फंड सिलेक्ट किया है वो मिक्सचर सही है, क्योंकि एक लार्ज कैप फंड है, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, 2 फ्लेक्सी कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है। तो ये पूरा जो ओवरऑल एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो में होना चाहिए, उसी प्रकार का पोर्टफोलियो उन्होंने क्रिएट किया है। इन एडिशन उन्होंने जो फंड्स भी सिलेक्ट किए हैं वो भी काफी सारे कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म में अच्छे परफॉर्म करने वाले फंड है। तो मेरे हिसाब से इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में आज की तारीख में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि इनका गोल लंबे समय का है, 13 साल है, तो इसमें रेगुलरली हर साल उनको इसे मॉनिटर करना चाहिए, ताकि अगर कोई 1-2 फंड का बदलाव करना हो तो वो कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। और इन एडिशन इसमें आज की तारीख में कोई फंड कम करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इस साइज के पोर्टफोलियो के लिए जितने फंड्स चाहिए वो आज की तारीख में सही है। इन्होंने जो पोर्टफोलियो बनाया है और जो लक्ष्य अपने लिए डिसाइड किए हुए हैं, तय किए हुए हैं, वो आपके मुताबिक क्या महंगाई को मात देने की क्षमता रखते हैं? मेरे हिसाब से ये महंगाई को भी इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि देखिए जो एक्चुअल एब्सोल्यूट अमाउंट है आप देखेंगे तो वो 10 करोड़ का है, तो वो शायद महंगाई को भी कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि एक बार गोल सेट करने से आप फिर उसे भूल मत जाइए, महंगाई को भी कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि एक बार गोल सेट करने से आप फिर उसे भूल मत जाइए, थोड़े थोड़े समय के बाद, यानी कि हर 2-3 साल एक बार गोल्स को भी रिवाइज कीजिए और चेक कर लीजिए कि क्या ये अमाउंट जो मैंने तय की है क्या उतने की ही मुझे जरूरत पड़ेगी या ज्यादा पड़ सकती है। तो ये गोल मॉनिटरिंग भी उनको करना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ताकि जो आज की तारीख में अमाउंट सेट किया है वो उस समय भी वैलिड रहे। अली साहब कुछ पूछना चाहते हैं? जी कविता जी, एक और पूछना था कि ये जो 35,000 का जो शॉर्ट फॉल यहाँ पे आ रहा है 2,70,000 पहुंचने के लिए, तो क्या मैं इंटरनेशनल फंड ऐड कर सकता हूँ वहाँ पे? अभी तो जैसे प्राक प्राइस का बंद हो गया है और SBI और एक्सिस ग्रोथ में पता नहीं ये कब शुरू होगा, तो अगर कोई के जरिए कोई फंड अगर सेलेक्ट करना हो वो 35,000 उसमें ऐड करके मैं चालू कर दूं अगर, तो क्योंकि देखिए मेरे पास अभी इमरजेंसी फंड के हिसाब से मैंने 12 महीने का लिया ये SIP का अमाउंट, और मेरा जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो मैंने FD करके रख दिया साइड में, तो वहाँ मतलब वो मेरा इमरजेंसी फंड भी रेडी है। और अगर मान लीजिए कि मैं जब रिटायर होता हूँ आफ्टर 13 ईयर्स और 15 ईयर्स, तो कंपनी से भी मुझे एंड ऑफ सर्विस जो मिलेगा ऑलमोस्ट 1 करोड़ के लगभग मिलेगा, तो वहाँ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मेरा पूरा फोकस रहेगा कि ये पोर्टफोलियो जो सही से चलता रहे, यहाँ किसी तरह की परेशानी ना हो। अर्नब जी, पैसिव तरीके से क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी निवेश करना चाहिए या इनके पास और भी बेहतर विकल्प है, और क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनके पोर्टफोलियो को देखते हुए इन्हें आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए ऑलरेडी इनको एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार का एक्सपोजर मिल ही रहा है, क्योंकि पराग परिक, फ्लेक्सी कैप, SPI फोकस दोनों में आपको एक्सपोजर मिलता है। तो इनका जो स्पेसिफिक प्रश्न था कि क्या उनको एडिशनल फंड ऐड करना चाहिए फॉर द एडिशनल अमाउंट, मेरा आंसर है ना, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग फंड में ही ऐड कीजिए, क्योंकि उसी से आपका पूरा गोल मीट हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी पराग परिक ने अनाउंस कर दिया है कि वो री इन्वेस्टमेंट यानी कि नए इन्वेस्टमेंट लेना शुरू कर रहे हैं, तो आपको वहां पर भी इन्वेस्टमेंट ऐड करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये सब देखते हुए उनको नया फंड ऐड करने की यहां पर आज की तारीख में जरूरत नहीं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हम अब दे रहे हैं दर्शकों के सवालों के जवाब। और इससे पहले कि हम अगले दर्शक राहुल वत्स को हमारे साथ फोन लाइन पर जोड़ें, हम आपको बता दें आप अपना सवाल हमें कहां भेज सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर है जहां पर हमें आपके सवालों का इंतजार होता है, 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, लोन, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी सवाल हमें भेज सकते हैं। हम आपके सवाल को वीडियो के जरिए भी शो पर दिखाते हैं, यानी अगर आप चाहें तो अपना सवाल का वीडियो शूट कर सकते हैं और वो वीडियो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपलोड कीजिए। हम ये वीडियो टीवी पर दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट आपकी करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग।
चलिए, हेमंत रुस्तगी, अर्नब पंड्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब राहुल वत्स का सवाल मैं ले रही हूँ। राहुल नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हो? हाँ नमस्कार मैम, मेरा नाम राहुल है और मैं हरियाणा के रोहतक से बोल रहा हूँ। और मैडम मैं एक आर्मी में जॉब करता हूँ। मैंने 2018 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था और मैम मैंने SBI हाइब्रिड इक्विटी फंड में मैंने 1.5 लाख रुपए लमसम डाला था। और दूसरा कब डाला था ये? मैडम 2018 में। ओके। हाँ, और मैडम मैंने बाकी SIP की है। SBI फ्लेक्सी कैप फंड 3000 रुपए की मंथली SIP है। SBI फोकस इक्विटी फंड 5000 रुपए की SIP है मंथली। और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 4000 रुपए की SIP है। और मैम ये कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है 3000 रुपए की SIP है मंथली। और एक्सिस ब्लू चिप फंड में 5000 रुपए की SIP है। और मैंने एक निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड में 3000 रुपए की मंथली SIP की है। मैंने ये जी मुझे ये बताएं, जो आपने लमसम निवेश किया हुआ है वो किस फंड में किया है? नाम दोहराएंगे जरा। SBI हाइब्रिड इक्विटी फंड में मैम। हाइब्रिड इक्विटी फंड में। इस पोर्टफोलियो के जरिए आपका लक्ष्य क्या है राहुल? क्या अचीव करना चाहते हैं? कितना कॉर्पस खड़ा करना है? मैडम मैं 10 से 15 साल में मैं तकरीबन चाहता हूँ कि ये 1.5 से 2 करोड़ तक हो जाए। और इसमें मैं घर बनाना चाहता हूँ और 2 बच्चों के एजुकेशन के लिए और मैरिज के लिए मैम। घर जो बनाना चाहते हैं वो 10 से 15 साल के बाद आपको कितने की जरूरत पड़ेगी? क्या आपने उसकी कैलकुलेशन की है? हाँ यस मैम, मैंने की है। मैं तकरीबन 40 लाख के करीब। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बाकी का जो कॉर्पस है वो काफी होगा? यस मैम।